आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह हम पत्रकार चर्चा में आज आपके साथ रूबरू हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आज जो मुद्दाएं हैं बिहार में, खास करके जमीन सर्वे, जो गांव से लेकर शहर तक लोगों के लिए काफ़ी एक परेशानी की सबब बनी हुई है, तो दूसरी तरफ एनडीए में पूरी तरीके से किनारे लगा दिए गए पशुपति कुमार पारस आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला लेंगे या 2025 से पहले उनकी क्या राजनीतिक तैयारी होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में स्वागत है जी। नमस्कार सर। जिस तरीके से बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है, अब तो दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि अब फिर से नया कानून हम बनाएंगे। किस तरीके से लोगों की परेशानियां हो रही है, किस तरीके से लोग परेशान हैं? देखिए असलम जी, दरअसल इसे तरीके से समझने की ज़रूरत है। या तो सरकार समझ नहीं रही है या फिर सरकार इसे जानबूझकर उलझा रही है। एक यह है कि गांव में बड़ी एक शब्द का उपयोग होता है, लगहर गाय। यह जो ऐसी गाय है जो बराबर दूध देती है और भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी ही नहीं, उसके नीचे के छोटा से छोटा कर्मचारी जिसे प्यून कह सकते हैं, उससे लेकर अधिकारी तक इसका मजा लेते हैं। अन्यथा लोग परेशान हैं और इन्हें कोई चिंता नहीं है। यदि भूमि सर्वे इन्हें कराना है तो भूमि सर्वे करने के लिए इन्हें देखना चाहिए जो आवश्यकता क्या है। आज डॉक्यूमेंट के लिए, आज खाता खतियान के लिए, आज रसीद कटवाने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए लोग ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, अंचल का चक्कर लगा रहे हैं और इन्हें कोई पता नहीं है या पता है जानबूझ के अनसुना कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरह से यह कह सकते हैं जिसे दुधारू गाय समझ लिया है विभाग और सरकार ने, और लोग परेशान हैं, लोग कुंठा में जी रहे हैं। लोग जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं, शहर दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं और वो सारी नौकरी छोड़कर छुट्टी लेकर यहाँ अंचल का चक्कर लगा रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल परेशान है और सरकार को इसे गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से परेशानी को देखते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि हम तो वक्त बढ़ा दिए हैं, अब नए कानून की भी तैयारी हो रही है ताकि लोगों को आसानी हो जाए, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, समय बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि ये 5 वर्ष भी समय बढ़ा देंगे, समस्या जहाँ है वहीं रहेगी। मेरा कहना है यदि कानून बनाना है तो कानून आपको अध्ययन करना चाहिए, जैसे केरल की सरकार ने किया। केरल की सरकार ने पंचायत को अधिकार दिया और पंचायत के माध्यम से केरल सरकार ने आज इस तरह से कर दिया है, जमीन का हिसाब किताब डिजिटाइज कर दिया है, जो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी किया जा सकता है, यहाँ पंचायत का कोई अधिकार नहीं है। आप डॉक्यूमेंट मांगने जाएंगे तो पंचायत में तो कुछ है ही नहीं, अंचल में बोला सर चुका है। अरे भाई कागज़ सर चुका है तो आप कागज़ आपकी जिम्मेवारी है, आप कस्टोडियन है, आपको देना है। तो ऐसे स्थिति में मेरा मानना है जो डॉक्यूमेंट जमीन वालों से मांगने के बजाय डॉक्यूमेंट सरकार को देना चाहिए, सरकार को इंतजाम करना चाहिए। यदि बाय द वे किसी कारण से मान लीजिए बाढ़ग्रस्त इलाका है, डॉक्यूमेंट सर गया है, नहीं है, तो आप वहाँ कैंप करें और हम लोग को बोर्ड टांग दें, सूचना टांग दें, ये ज़मीन फलां आदमी ने क्लेम किया है, आपके पास आपका किसी का है तो क्लेम करें। यदि वह क्लेम नहीं करता है तो आप उसके बंदोबस्त कीजिए, उसके नाम से, उनके नाम से खाता खोलिए। यदि वह खाता खुल जाता है, यदि बाद में कोई क्लेम करता है तो उसके लिए कोर्ट का निर्धारण कर दीजिए। कोर्ट में जाके लोग उसका लाभ लेगा या उसे भागना पड़ेगा वहाँ से। तो मेरा कहना है सरकार का इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और कानून क्या आप बनाएंगे। आपका जो अखबार में इश्तिहार देते हैं, विज्ञापन देते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा जो वह टोल फ्री नंबर दिया गया काम ही नहीं करता है। जहां आप बात कीजिए लोग झल्लाए रहते हैं, तो आप कैसे मदद करेंगे लोगों को? जब से टोल फ्री नंबर जारी हो उस समय से लगाइए, कभी शायद लगा ही नहीं किसी के पास। बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि वो नंबर तो लगे ही नहीं रहा है और आप जो अंचल में जाएंगे तो आपको कोई सुनेगा भी नहीं। आप यदि मान लीजिए खतियानी ज़मीन है, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से आपका वो हिसाब नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो वो उसके लिए ये कहा जाता है कि आपको 1 सप्ताह में दे दिया जाएगा। आप वहाँ जाके तो देखिए, पैसे लेने के बाद भी कर्मचारियों द्वारा, वहाँ के अधिकारियों द्वारा यह नहीं दिया जाता है। मेरा स्पष्ट कहना है, आप यदि ज़मीन की विवाद ख़त्म करना चाहते हैं, ज़रूर करना चाहिए। और सरकार के सभी निर्णय गलत भी नहीं है। सरकार ने कह दिया है सेल्फ डिक्लेयर कीजिए, बहुत अच्छा है, हमने डिक्लेयर कर दिया, अब सरकार डॉक्यूमेंट खोजे। देखिए बैंक में यदि हम पैसा जमा करते हैं तो हम कहते हैं जो पैसा है, वो देखता है जिनके अकाउंट में है कि नहीं है, तब पैसा देता है। तो आप अपने अकाउंट से ज़मीन को देखिए है कि नहीं है, अन्यथा लोग मर कट जाएंगे। और देखिए असलम जी, एक और बात कह देना चाहेंगे हम,
दूसरा विवाद सरकार और जमीन और दस्तावेज का है। तीसरा जो एक समाज में परिवर्तन आ रहा है, इस नए जो कानून है बिहार में, उसमें बहन और फुआ का अधिकार है जमीन में। और जैसे मुस्लिम परिवार में पहले से है, 10 आना 6 आना का है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनका चल रहा है। लेकिन हिंदू परिवार में बहन को और पिताजी के भाई को या जो हमारे और जो लोग हैं उनका जो हिस्सा है, अब ये जमीन बटेगा। तो अब कुछ परिवार है जो जमीन देना नहीं चाहते हैं, वो तो लोग हैं जो देना नहीं चाहते। बहुत देना नहीं चाहते हैं। और एक तो कम जमीन है, घर बना लिया है, अब कहाँ जाएगा। तो सरकार को देखना चाहिए, उसे देखना चाहिए, यदि कम जमीन है तो उसको दूसरा उपाय करना चाहिए और लोगों में जागृति लाना चाहिए। वह आपकी बहन है, आपका भाई है तो बहन भी है, सबका हिस्सा बराबर है। यदि फुआ का हिस्सा है तो फुआ को देना पड़ेगा हिस्सा। तो हम समझते हैं जागृति लाने के साथ साथ आप काम को आसान कीजिए। और कानून, दिलीप जायसवाल जी ने यदि कहा है कानून बनाएंगे, और क्या कानून बनाएंगे, प्रपोजल दीजिए। दूसरी बात, आम लोगों से तो मांगिए आप, आम लोग बताएगा कि हमें ये दिक्कत हो रही है, आम लोग से राय लीजिए। आम लोगों से राय लीजिए जी। अब लगातार सुधार की बात होती है, चर्चाएं भी हो रही। सुधार के लिए सरकार समय समय पर कई आयोगों को बनाती रहती है, खास करके उपाध्याय बंदोपाध्याय आयोग का भी निर्माण हुआ, उसको भी जांच का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन फिर भी कुछ अमूलचूल बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। आखिर क्या मंशा क्या है सरकार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बंदोपाध्याय कमेटी का जब गठन किया गया था तो एक बिहार के लोगों में उम्मीद जगी थी जो सेलिंग का ज़मीन या जो सरकारी ज़मीन है ये बाहर आएगा और गरीबों को ये ज़मीन मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है, बंदोपाध्याय ने रिपोर्ट तैयार किया, बड़ी मेहनत से तैयार किया। उसमें अमीरदास का भी रिपोर्ट था, तो वो हालांकि अलग इशू है अमीरदास का, लेकिन बंदोपाध्याय का जो है ये पूरे विशुद्ध रूप से ज़मीन का मामला था। उसने कह दिया जो बिहार में इतना भूमिहीन है उतना एकड़ ज़मीन भी आप दे दीजिए। लेकिन सरकार की तहस उस रिपोर्ट की ये कर दिया, उस बंदोपाध्याय डी बंदोपाध्याय जो था, रिपोर्ट जाके मुख्यमंत्री सचिवालय गेट पर रख के भाग गया। कहा अभी ये सरकार नहीं चाहती है इसलिए हम चले बंगाल की ओर। बंगाल के थे वो बंदोपाध्याय, जिनको कमेटी का जिम्मेदारी थी वही भाग गए, वो भाग खड़े हुए, चूंकि सरकार उनकी सूद नहीं ली। तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और जान लीजिए इस बिहार में 95% अपराध जमीन से जुड़ा होता है। यदि सरकार इस चीज़ को नहीं समझती है तो अपराध कभी खत्म नहीं होगा। और जिस दिन भूमि सुधार हो गया बिहार में, समझिए बिहार देश के किसी राज्यों से अधिक विकास करेगा। क्योंकि हमारे लोग मेहनती हैं, उनको एहसास हो जाएगा कि हमारा ज़मीन सुरक्षित है, तो देश विदेश में कहीं नौकरी इत्मीनान से करेंगे, टेंशन फ्री काम करेंगे और इस राज्य का भी भला होगा। बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्त वक्त पे कई बार कह चुके हैं, खुले मन से अधिकारियों के हाथ जोड़ते हैं, कर्मचारी से बोल चुके हैं जल्दी करवा दीजिए, जल्दी करवा दीजिए। मुख्यमंत्री की मंशा है, क्या अधिकारी और मंत्री नहीं सुन रहे हैं? तो ये तो बड़ा दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री हाथ जोड़े अधिकारी से। हम विधानसभा हमारा है क्यों, हम विधान बनाते हैं। हमारे यदि अधिकारी काम नहीं करते तो कार्रवाई का अधिकार हमें है, हाथ क्यों जोड़ेंगे? ये ठीक है, उन्हें सम्मान करते हैं अधिकारी को मुख्यमंत्री जी, उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए, अधिकारियों को सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि अधिकारी काम नहीं करे। आज आप ब्लॉक में चले जाइए, हजारों मामले पड़े हुए हैं दाखिल खारिज के, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। तो ये हाथ जोड़ने से नहीं होने वाला है, ये सख्त कानून बनाना पड़ेगा। केरल का तरीका अपनाना पड़ेगा, यूपी का तरीका अपनाना पड़ेगा, और हमें खुद का हमारे बिहार के हिसाब से एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा और लोगों को अधिकार देना पड़ेगा जिसमें वह आसानी से अपने विवाद को ख़त्म करे और उनके जो जीवित व्यक्ति हैं उनके नाम का वह जमीन उनके नाम से हो जाए। बिल्कुल। तो जमीन सर्वे की तो लगातार कोशिश की जाए, लेकिन हकीकत क्या है वो अभी आप खुद समझ रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार बता भी रहे थे। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में बिहार की राजनीति में भी 2025 को लेकर बहुत सारे हलचलें हैं। खास करके हम बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस को लेकर। अब उनकी नैया किधर जाएगी? देखिए, दरअसल जो किसी राज्य की छोटी पार्टियां होती है उसे किसी न किसी बड़ी पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है। तो दरअसल इस बार सहारा के लेन देन में चिराग पासवान आगे निकल गए। पशुपति पारस जी पहले राउंड में तो आगे निकले थे, दूसरे राउंड में पीछे छूट गए। तो अब है जो जिस वोट बैंक पर चिराग पासवान का कब्जा है वह वोट इनके पास कितना है कहना बड़ा मुश्किल है, वो तो वोट चुनाव में पता लगता है। लेकिन ये यदि पशुपति पारस यदि तय कर लेंगे तो एनडीए को क्षति कर देंगे, क्योंकि जिस वोट बैंक पर चिराग पासवान का एकाधिकार है उसी वोट में इनका भी आधार कुछ है। तो इसलिए एनडीए को लॉस होगा और पशुपति पारस जो हैं वो राजनीति करते हैं, वो बैठ नहीं जाएंगे। यदि उन्हें बाय द वे यदि एनडीए में जगह नहीं मिली
तो वो कोई विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं। जिस धारा के लोग हैं, हो सकता है जो अपने विरोधी, उनके बीजेपी के विरोधी या एनडीए के विरोधी दल के साथ चले जाएंगे, इसलिए वो खेल तो करेंगे ही, क्योंकि उन्हें भी सत्ता में चाहिए स्थान, और वो सत्ता से बाहर हैं, उनके लोग बाहर हैं। बल्कि चिराग के परिवार में जो चिराग के विरोधी हैं सब किनारे हो चुके हैं। तो आने वाला समय में पशुपति पारस जो है ऐसी बात को सामने लाएंगे, कुछ ऐसे मुद्दे लाएंगे जो सरकार के खिलाफ जाएगा, एनडीए के खिलाफ जाएगा। यदि एनडीए जगह दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए तो मैदान खुला है, आरजेडी है और पार्टियां उनके साथ चले जाएंगे वो। बिल्कुल, लेकिन सवाल है ना कि पशुपति कुमार पारस आखिर चाचे भतीजे की लड़ाई में कहाँ पीछे छूट गए, कहाँ पर उनसे गलती हो गई, कहाँ पे चूक हो गई कि एनडीए में उनको कोई भाव नहीं दिया जा रहा है? देखिए, भारत में या बिहार में राजनीति की दिशा बीजेपी तय कर रही है। बीजेपी आज के डेट में एक मजबूत पार्टी है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में कमज़ोर हुई है, उसको लॉस हुआ है, लेकिन बीजेपी को की रणनीति में यह उन्हें पता था कि चिराग उनके लिए उपयोगी है, तो वो छूट गए। जिनके पास वोट है उन्हीं को पूछा जाता है। आप याद कीजिए, कभी लेफ्ट को बहुत तरजीह दी जाती थी, लेफ्ट को बहुत सीट दी जाती थी, वो जीतते भी थे। लेफ्ट जैसे कमज़ोर हो गया, उन्हें आरजेडी ने काट दिया, छोटा कर दिया। आज जो सीपीएम के लोग 6, 8, 10, 20 पर चुनाव लड़ते थे, आज 2-4 पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये ताकत होता है, राजनीतिक ताकत जो होता है उस पर निर्भर करता है। जिस दिन एनडीए को एहसास हो जाएगा पशुपति पारस मजबूत हैं, तो चिराग के छोड़ के चले आएंगे वो। हाँ बिल्कुल, वोट की राजनीति में ये होता है। और इसके लिए पशुपति जी को यदि जनाधार करेंगे तो उनको सब पूछेगा, सभी दल पूछेगा, और जो उनकी राजनीति रही है वो किधर भी जा सकते हैं। इसमें कोई यह नहीं है कि इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से चर्चाएं जेडीयू की तरफ से होती रही है कि 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल ने हमें नुकसान पहुंचाया, क्या नीतीश कुमार इसी को लेकर डर गए और पशुपति कुमार पारस को किनारे कर दिए? दरअसल पहले भी मैं बताया, ये दिशा, राजनीति की दिशा अभी जो पूरे देश में या बिहार में चल रहा है वो बीजेपी तय कर रही है। बीजेपी को माइनस करके न नीतीश कुमार लाभ में रहेंगे, न चिराग लाभ में रहेंगे, क्षति होगी। ये लोग क्षति कर सकते हैं। जैसे याद होगा, नीतीश कुमार की सीट कम करने में चिराग पासवान का बड़ा योगदान रहा था। तो वोट का बैलेंस है, यह वोट के बैलेंस से डरता है लोग। यदि देखता है मेरा वोट अधिक कटौती होगा, फिर नहीं तो उससे चिपकता भी है। वो देखता है कि जो इनका वोट, इनको नाखुश नहीं करना है, ये वोट हमें मिल जाएगा, तो नहीं तो हमें क्षति होगी। तो ये बस जस्ट ये वोट का खेल है। और आज के डेट में बीजेपी के साथ होने से चिराग मजबूत है। तो आने वाला समय में ऐसा लग रहा है, जो पशुपति कुमार पारस जो किनारे कर दिए गए राजनीति में, जो जिस चिराग की वजह से वो अलग निकले थे और नीतीश कुमार उन्हें तरजीह दिया था, तो वो नौबत चुनाव में यदि समीकरण बदलता है तो बदल सकता है ये, और फिर पशुपति कुमार पारस एक मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, फिर से पारस बन जाएंगे। पारस बिल्कुल, फिर से पारस बन जाएंगे। अब देखना होगा क्या कुछ पशुपति कुमार पारस अपने कार्यकारिणी के और जिलाध्यक्षों के साथ जो बैठक कर रहे हैं उसके बाद क्या कुछ निर्णय लेते हैं। और बिहार में जमीन सर्वे का काम, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है, सरकार कितना जल्दी पूरा कर पाती है, लोगों की परेशानी कितना दूर कर पाती है। जिस तरीके से लोग परेशान हैं, अपने नौकरी कारोबार छोड़कर लोग गांव में, अंचल में और ब्लॉक में भटक रहे हैं, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।